हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री एंड कल्चर के 5वें लेक्चर को। इस लेक्चर में हम सितंबर मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल उइगर मुस्लिम्स के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस की एक टीम ने चाइना को विजिट किया कि वहां पर ह्यूमन राइट को लेकर जो वायलेशंस हो रहे हैं उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ, उनकी सिचुएशन क्या है। उन्होंने सिचुएशन को बहुत ही ग्रिम बताया है, इसे इक्विवेलेंट बताया है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के। चाइना ने काफी डिले किया, उइगर्स के ऊपर काफी ज्यादा क्रैकडाउन चलता रहा है। उइगर मुस्लिम्स के लिए एक पूरा एरिया स्पेसिफाइड है। देखिए ये है पूरा चाइना और यहां पर है जिनजियांग प्रोविंस। जिनजियांग प्रोविंस जो है, यहां पर कई सारी एथनिसिटी के लोग रहते हैं और यहीं पर रहते हैं उइगर मुस्लिम्स, जो बहुत ही ज़्यादा परसिक्यूट किए जाते हैं बाय दी चाइना। उन्होंने उनके लिए कई प्रकार के ऐसे एरिया स्पेसिफाई कर रखे हैं जिन्हें वो एक तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप्स के रूप में पोर्ट्रे करते हैं। बट अल्टीमेटली वहाँ पर कई तरीके के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ से उन्हें निकलने की आज़ादी नहीं होती। एक रिपोर्ट निकल के आई थी कुछ समय पहले, जिस पर मैंने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था और आपको बताया था कि बहुत ही ग्रिम सिचुएशन बताई गई थी। मतलब कि ये कहा गया है कि अगर कोई भी उइगर मुस्लिम उस स्पेसिफाइड एरिया से, जिसे वो सो कॉल्ड वोकेशनल कैंप कहते हैं, वहां से अगर वो निकल के भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक वार्निंग के बाद सीधे शूट कर दिया जाए, यानी कि गोली मार दी जाए। इसके अलावा कई सारे ऐसे केसेस आए जहां पर किसी व्यक्ति ने दाढ़ी रख ली, जो कि इस्लाम में एक बहुत ही बेसिक टेनेट है, तो उन्हें 6-6 साल की पनिशमेंट दी गई है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, उन्हें भी फॉलो नहीं करने दिया जाता उइगर मुस्लिम्स को, जो जिनजियांग प्रोविंस में रहते हैं। पाकिस्तान, जो कि पूरी दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर बनने की एस्पायरेशन रखता है, वो जिनजियांग के इस रीजन में जो मुस्लिम्स के ऊपर परसिक्यूशन होता है उस पर हमेशा चुप्पी साध के रखता है। तो ये उनका डुअलिज्म है, ये उनका दोगलापन है, ऐसा कहा जाता है। बिकॉज अगर आप मुस्लिम्स के कॉज को लेकर कंसर्न है तो फिर हर जगह रहिए। तो चाइना के साथ उनकी चूंकि बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, तो चाइना में मुस्लिम्स को कितना ही परसिक्यूट किया जाए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दर अभी जो रिपोर्ट निकल के आई है उसमें भी सिचुएशन बहुत ग्रिम बताई गई है। जिनजियांग जो रीजन है वहां पर कई सारी एथनिसिटी के लोग रहते हैं, प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम्स रहते हैं। ये टर्किक एथनिसिटी के हैं, मतलब कि ये खुद को ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ये जो सेंट्रल एशिया का रीजन है वहां पर टर्किक एथनिसिटी के लोग आपको सेंट्रल एशिया में कई सारे देशों में मिलेंगे, इंक्लूडिंग जिनजियांग। तो ये वहां से खुद को कनेक्टेड फील करते हैं, चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रहते हैं। इनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है जो कि टर्किश लैंग्वेज के सिमिलर है। ये कल्चरली और एथनिकली भी सेंट्रल एशियन नेशंस के काफ़ी क्लोज हैं। इस बात को लेकर चाइना को बड़ी आपत्ति रहती है। ये इन जनरल सीडेंट्री होते हैं, विलेज ड्वेलिंग होते हैं। सीडेंट्री का मतलब ये होता है कि बहुत एक्टिव नहीं रहते, बहुत ही शांत जीवन जीना पसंद करते हैं, गांवों में रहते हैं। और जो तीनसान, पामीर, ये जो पूरा माउंटेन सिस्टम है, डिजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पर लोअर स्लोप्स में, यानी कि निचले हिस्से में, वैली के एरिया में जो ओएसिस होते हैं, जहाँ पर कुछ जगह पे कुछ पानी होता है, वहीं के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। जिनजियांग एक ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का, जो नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर पे है कंट्री के मैप में, मैंने आपको दिखा दिया। डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स है मेनली यहाँ पे। टर्की उइगर्स यहीं पर एक एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप के रूप में रहते हैं। ये एंशिएंट सिल्क ट्रेड रूट का पार्ट भी रहा, जिसने चाइना को हमेशा से मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करके रखा। ये लिगेसी अभी भी देखी जा सकती है। कई सारी जो वहाँ पर ओएसिस सिटीज़ हैं, होतान और कशगर की, वहाँ पर। यह प्रश्न देखिए पिछले सालों में पूछा गया था। क्वेश्चन यह है कि हाल फिलहाल में कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर लैक्स ऑफ लोग सफर कर रहे हैं, या तो सीवियर फमाइन से, या एक्यूट माल न्यूट्रिशन से, या फिर उनकी मौत हो रही है स्टार्वेशन से। ये किसी वॉर या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है। आपके पास 4 ऑप्शन है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप वैसे अभी भी गेस कर लोगे 4 ऑप्शंस में कौन सा सही ऑप्शन है। अंगोला एंड जाम्बिया, मोरक्को एंड ट्यूनीशिया, वेनेजुएला एंड कोलंबिया, या फिर यमन एंड साउथ सुडान। इस सवाल का जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। आप अगर जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, गेट द आंसर वेरी इजीली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नुआखाई फेस्टिवल के बारे में है। नुआखाई एग्रीकल्चरल फेस्टिवल हाल ही उड़ीसा में शुरू हुआ। इसमें 2 शब्द हैं, नुआ मतलब न्यू और खाई मतलब फूड, यानी कि खाना। एक्चुअली में जब किसान अपनी फसल बो लेते हैं तो उसके बाद वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। दूर दराज से भी जो लोग हैं वो अपने घरों पर वापस आते हैं और इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं कि उन्होंने जो ग्रेन है उनको फार्मर्स जब हार्वेस्ट कर लेते हैं बेसिकली, उसके बाद इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद बेसिकली इसे वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आर्टिकल वीओ चिदम्बरम पिल्लई जी के बारे में है।
आपने डेफिनेटली इनका नाम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे तो स्वदेशी मूवमेंट के रेफरेंस में इनका नाम आता है। जब कई सारे स्वदेशी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे थे तो उन्हीं में से एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन रहे थे वीओ चिदम्बरम पिल्लई। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में उन्हें याद किया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ बेसिक बातें। इनका पूरा नाम था वलियप्पन उलगनाथन चिदम्बरम पिल्लई, वीओसी शॉर्ट में आप बोल सकते हो। 1872 में जो उथापीडरम तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का है वहां पर इनका जन्म हुआ था। इन्हें कप्पालोत्तिया तमिजन या फिर द तमिल हेल्समैन के नाम से भी पुकारा जाता है, मतलब वो व्यक्ति जिसने तमिल लोगों का कर्णधार किया, उनका उद्धार किया। ये बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर थे, ट्रेड यूनियन लीडर थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे इंटरनेशनल कांग्रेस के। तो आपको इनको ज़रूर से जानना चाहिए। इन्होंने जो कोरल मिल्स के वर्कर्स थे उनको मोबिलाइज किया और इसके जरिए उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का बेस तैयार किया। 1905 में बंगाल का पार्टीशन करता है कर्जन। उसके बाद इंडिया में विरोध शुरू होता है, रिजल्टेंट स्टार्ट होता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का एक बहुत ही की फैक्टर था कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव वर्क में हम कोशिश ये कर रहे थे कि हम अपने सभी सेगमेंट में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। 1906 में इसी के पार्ट के तौर पे इन्होंने स्टार्ट किया स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी SSNC। इसके पहले जो स्टीम नेविगेशन कंपनी यानी कि शिप्स प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज होती थी वो ब्रिटिशर्स की होती थी। वो बहुत हाई चार्ज करते थे और इंडियंस को तो आसानी से शिप्स मिलते भी नहीं थे। तो जो मोनोपोली थी इस प्रकार के स्टीम नेविगेशन के ऊपर, उसको खत्म किया इन्होंने और इसके लिए उन्होंने 2 स्टीम शिप्स को परचेज किया, SS गालिया और SS लॉय। इन्होंने SSNC के लिए ये दोनों शिप्स जब परचेज कर लिए तो इस लिहाज से ये पहले इंडियन शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर बन गए जिनके शिप्स तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच में ट्रेड के लिए जाते थे। और इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ट्रेडर्स का एक मोनोपोली वाला सिस्टम था उसको इन्होंने ब्रीच कर दिया। इनके ऊपर सेडिशन का आरोप लगाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। इनके बैरिस्टर के लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया गया। चिदम्बरम पिल्लई जी के पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे और जो INC की मिलिटेंट विंग थी उसकी ओर भी इनका झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा था। इन्होंने 1907 का जो सूरत कांग्रेस था उसमें पार्टिसिपेट किया था सुब्रमण्य भारती जी के साथ। बहुत ही शुरुआती दौर में इन्होंने धर्म संघा नेसावुचलई स्टार्ट किया था ताकि जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा सके। स्वदेशी स्टोर्स इन्होंने खुलवाए ताकि जो इंडियन मेड थिंग्स हैं उनको बेचा जा सके और हम ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट कर सकें। इन्होंने शुरू किए नेशनल गोडाउन्स, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड और द देसाबिमन संगम। तो इनके कई सारे इनिशिएटिव्स रहे इंडिया को कंट्रीब्यूट करने के लिए। इन्हीं के नाम पर जो तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट है उन्होंने इस पूरे पोर्ट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा हुआ है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शुमंग लीला के बारे में है। 50th ऑल मणिपुर शुमंग लीला फेस्टिवल को अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है इम्फाल में, मणिपुर में। शुमंग लीला फेस्टिवल एक ट्रेडिशनल थिएटर है, ये थिएटर फॉर्म है जिसे ओपन एयर में परफॉर्म किया जाता है। इसमें एक बड़ी खास बात है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें मेल का कैरेक्टर फीमेल प्ले करती है और फीमेल का कैरेक्टर मेल प्ले करते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट है, बड़ा यूनिक सा है ना, मतलब ऑपोजिट जेंडर उसको प्ले करेगा। इसमें मोरल वैल्यूज, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ब्रदरहुड और फ्रेंडशिप इसे दिखाया जाता है। 2017 में सौग्रकप्पम हेमंत, अगर मैं सही नाम प्रोनाउंशिएट कर पा रहा हूं तो, उन्हें प्रेस्टिजियस संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। उनका जो कंट्रीब्यूशन शुमंग लीला के लिए था उसके लिए, और इस लिहाज से इस थिएटर परफॉर्मेंस में वो पहले व्यक्ति बन गए जिनको ये अवार्ड मिला। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हैदराबाद के लिबरेशन के बारे में है। सरकार ने भी हाल ही में अनाउंस किया कि 17 सितंबर से लेकर 1 साल तक हम हैदराबाद लिबरेशन का ईयर ऑब्जर्व करेंगे। हैदराबाद लिबरेशन डे 1 साल तक मनाया जाएगा, एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन होगा जो 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। 1947 में जो माउंटबेटन प्लान आया था जिसे 3 जून प्लान भी कहते हैं, उसमें ये बोल दिया गया प्रिंसली स्टेट्स को कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को, आपकी मर्जी, तो आप इंडिपेंडेंट रह लो। 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनमें से 562 जो इंडिया के एम्बिट में आ रहे थे, उन्होंने तो बड़े आराम से इंडिया को ज्वाइन कर लिया। लेकिन 3 थे जो अड़े रहे, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन लोगों ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। जूनागढ़ कश्मीर का मामला तो डिफरेंट रहा, यहाँ पर मामला हैदराबाद का है। लोकेशन आप देखिए, ये हैदराबाद प्रिंसली स्टेट की लोकेशन है। हैदराबाद एक ऐसा प्रिंसली स्टेट रहा है हमेशा से इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जिसने ब्रिटिशर्स को हमेशा से बैकअप दिया, वो हमेशा से उनके लॉयलिस्ट रहे। अब यहाँ पर देखिए, जब देश आज़ाद हो गया तो इनसे कहा गया कि आप इंडिया की यूनियन का पार्ट बन जाइए।
शुरू में उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो अनएक्सेप्टेबल था, प्रैक्टिकल भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही इंडिया के दो ओर आ चुका था, एक ओर जो वर्तमान का बांग्लादेश है और दूसरी ओर जो वर्तमान का पाकिस्तान है। इसके बाद बिल्कुल इंडिया के हार्ट में हैदराबाद भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था और कोई मानता भी नहीं। तो उन्हें ये समझ में आ गया कि इनकी ये डिमांड तो फुलफिल नहीं होगी, ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं बन सकते। तब इन्होंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट बन के रहेंगे। इस बात को लेकर इंडिया ने काफ़ी आपत्ति जताई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर इस तरीके से हैदराबाद जो है वो निजाम के अंडर में खुद को इंडिपेंडेंट बना के रखेगा तो इंडिया का बाल्कनाइजेशन शुरू हो जाएगा। जैसे बाल्कन रीजन में छोटे छोटे देश हैं, वैसे इंडिया में भी कई सारे देश हो जाएंगे। तो हैदराबाद निजाम के अंडर में हुआ करता था, वर्तमान का तेलंगाना का एरिया है, जो मराठा वाड़ा का रीजन है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा कर्नाटका का भी इसमें शामिल हो जाता है। तो वो अपनी सॉवरेंटी रिटेन करके रखना चाहते थे। उस्मान अली खान असफ जा 7th ये आखिरी निजाम थे जो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया का हिस्सा बने, वो हैदराबाद को एक सॉवरेन स्टेट बना के रखना चाहते थे। कुल मिला के जो सरदार पटेल जी थे वो इस बात पर एग्री नहीं करते हैं। उस समय हमारे होम मिनिस्टर थे, फॉर्चुनेटली वो हमारे पास थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद इस तरीके से एक अल्सर बन जाएगा इंडिया के लिए और हमें चाहिए कि हम इसे सर्जिकली रिमूव करें। सर्जिकली रिमूव करने का मतलब ये था कि हम मिलिट्री ऑपरेशन चलाएं इसके अगेंस्ट में। इसी रेफरेंस में ऑपरेशन पोलो को लॉन्च किया गया। सितंबर 13, 1948 को हैदराबाद को अटैक किया इंडियन फोर्सेस ने और 5 दिनों की बैटल के बाद फाइनली जो निजाम था उसने सरेंडर किया और हैदराबाद इंडिया का एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया। तो ये तो 18 सितंबर 1948 को फाइनली ऐसा होता है कि हैदराबाद सरेंडर कर देता है और वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मोहनजोदारो के बारे में है। हाल ही में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है पाकिस्तान के रीजन में, फ्लड की सिचुएशन आई हुई है, डिवास्टेशन चल रहा है। इंडिया ने भी मन बनाया कि कुछ मदद करते हैं और भी कई सारे देश मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की, ताकि वो इस फ्लड की सिचुएशन से खुद को रिवाइव कर सकें। पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है वो बहुत ज़्यादा चपेट में है, वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है और नुकसान जो हुआ है वो आर्कियोलॉजिकल साइट मोहनजोदारो को भी हुआ है। जो मोहनजोदारो है ये ग्रुप ऑफ माउंट्स या रूइंस हैं, 5000 साल पहले की एक आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। कभी यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही थ्राइविंग हुआ करती थी और उसी की एक साइट थी मोहनजोदारो। ये इंडस रिवर के किनारे थी। आप मैप में लोकेशन देखिए, जो नदन सिंध प्रोविंस है सदर्न पाकिस्तान का, वहाँ पे ये इंडस रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। ये पाकिस्तान का पूरा एरिया है और यहाँ पर मोहनजोदारो बिल्कुल लोकेटेड है। मैं मैप में आपको कुछ और लोकेशन भी दिखा देता हूँ। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सारी साइट्स हैं। सबसे पहले साइट खोजी गई थी हड़प्पा यहाँ पे, तो इसी के नाम पे इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोहनजोदारो है, यहीं पर पास में कुर्दीजी है, यहाँ पे देखिए आपको धौलावीरा दिख रहा है। ये है सुख्ता जेंडोर, जो कि वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन माना जाता है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पर देखिए मांडा है, ये राखीगढ़ी है, कई सारी लोकेशंस और भी हैं, यू कैन सी दैट इन दिस मैप। तो देखिए जो मोहनजोदारो है इसका मतलब होता है माउंट्स ऑफ द डेड। ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटी जो हैं उनमें से एक काउंट की जाती है इस फॉर्म में। जो मोहनजोदारो है ये लार्जेस्ट सिटी रही इंडस वैली सिविलाइजेशन की। बिल्कुल प्लांट सिटी के फॉर्म में इसको डेवलप किया गया था एट दैट टाइम। ग्रेट बाथ, बाथरूम्स, टॉयलेट्स, ड्रेनेज सिस्टम जितना एडवांस था, उसे देखकर आज भी सरप्राइज होता है कि क्या उस समय के लोग इतनी बढ़िया प्लांट सिटी के बारे में सोच सकते थे। जो सिटी का साइज़ है और जो पब्लिक बिल्डिंग्स वहाँ पे बनाई गई हैं, जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे डेवलप की गई हैं, वो दिखाता है कि उस समय का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत ही सॉलिड था। इस आर्कियोलॉजिकल साइट को 1922 में आर.डी. बनर्जी जी के द्वारा खोजा गया। उन्होंने ही इसे रिकॉग्नाइज किया फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके एक साल पहले हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में। और मैं आपसे सवाल पूछता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि हड़प्पा को किसने खोजा था। अगर आर.डी. बनर्जी जी ने खोजा था मोहनजोदारो को, तो आप ये जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। जो मोहनजोदारो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डेजिग्नेट किया गया 1980 में। लेकिन अभी जो हालत है ऐसा लग रहा है कि अगर इसको अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाया तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं। खैर, ध्यान देना होगा पाकिस्तान को इस साइट को रिस्टोर करने को लेकर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मार्तन टेम्पल के बारे में है, जो कि कश्मीर में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी ऑब्जेक्शन रेज किया है नवगढ़ अष्टमंगलम पूजा के ऊपर, जो मार्तन टेम्पल के प्रीमाइस में हो रही है। अब देखिए ये एक मंदिर है तो वहां पर एक पूजा हो रही है, तो इसमें आखिर एएसआई को ऑब्जेक्शन क्यों है? बिकॉज ये मंदिर अब मंदिर के शेप में नहीं है, लाइक ये एक लाइव टेम्पल नहीं है, बल्कि ये एक हेरिटेज साइट बन चुकी है। कभी ये एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर हुआ करता था, आज आपको ये कुछ ऐसे दिखता है, मतलब इसकी रूइंस बचे हुए हैं, बिल्कुल सही स्थिति में ये नहीं है। कभी बहुत ही खूबसूरत मंदिर ये हुआ करता था, जब इसे इनिशियली बनाया गया था ये ऐसा दिखता था। यहाँ पर पानी भरा होता था, लोग पूजा पाठ करने के लिए लाते हैं आया करते थे। 1401 में शाह मीरी की द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इस मंदिर को 760 AD में बनवाया गया था। यहाँ पर देखिए मार्तन टेम्पल जो है इसे बिल्ड किया गया था कालकोटा डायनेस्टी के राजा ललितादित्य
मुक्तापिंडा जी के द्वारा, जिनका शासन 725 से 753 ईडी के बीच में था। तो 760 ईडी के आसपास उन्होंने मंदिर बनवाया। ललितादित्य जी ने अपनी कैपिटल को परिहासपुरा स्टैब्लिश किया, जिसके रूइंस अभी भी आज सर्वाइव करते हैं। इस टेंपल को लेकर कंट्रोवर्सी इसलिए भी हो रही है क्योंकि कुछ समय पहले एक हैदर मूवी आई थी, उसकी शूटिंग को यहाँ पे अलाउ किया गया था। इनफैक्ट इसे जो एविल पावर है उनके माउंट के तौर पे पोर्ट्रे किया गया था एक सॉन्ग में, तो उस पर ऑब्जेक्शन हुआ था कि आप मूवी की शूटिंग तो अलाउ कर रहे हो लेकिन एक मंदिर है जहाँ पर आप पूजा अलाउ नहीं कर रहे हो। ये ऐसा ही कह रहा है, अगर आपको पूजा करनी है तो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, आपको हमसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन अप्रूवल नहीं लिया गया, तो वो इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई है इस टेंपल के बारे में। विष्णु सूर्य, देखिए मार्तंड भगवान सूर्य को कहा जाता है, तो विष्णु सूर्य जी को ये डेडिकेटेड है, भगवान विष्णु को और सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है। मार्तंड टेंपल में 3 डिस्टिंक्ट चैम्बर्स आपको मिलेंगे, मंडप, गर्भगृह और अंतरालय। शायद ये एकमात्र 3 चैम्बर टेंपल है जो कश्मीर में अभी बचा हुआ है। टेंपल जो है उसे कश्मीरी स्टाइल में बनाया गया है, हालांकि गांधार जो स्टाइल है उसका इन्फ्लुएंस भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। आर्टिकल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है। हाल ही में उनका एक बहुत ही ग्रैंड स्टैचू अनवेल किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ब्लैक ग्रेनाइट स्टैचू है ये, 28 फीट इसका मेजरमेंट है और इंडिया गेट के नज़दीक में जो एक कैनोपी है वहीं पर इसे प्लेस किया गया है। बात करते हैं नेताजी के बारे में। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और स्टूडेंट होने के दौर में ही पैट्रियोटिक जील से भरे रहते थे। मिलिटेंट अप्रोच था भारत की आज़ादी को लेकर। गांधी जी का जो ट्रुथ और नॉन वायलेंस का मैकेनिज्म था वो उसमें बहुत बिलीफ रखते नहीं थे। जब ये अपना आईसीएस का एग्ज़ाम पास करने के बाद नौकरी नहीं ज्वाइन करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, तो सीआर दास जी इनसे कहते हैं गांधी जी का इंटरव्यू लेने को लेकर। तो जो उनका पहला फीडबैक था गांधी जी को लेकर वो ही बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा कि गांधी जी अपने विचारों में क्लियर नहीं है, जबकि गांधी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है ही वॉज द पर्सन जो अपने थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा क्लियर थे। उनको पता था कि वो कब क्या और कैसे कर रहे हैं। लेकिन नेताजी ने जब अपना पहला ऑब्जर्वेशन लिया तो उन्होंने यही बोला, द पर्सन इज नॉट क्लियर इन हिज थॉट। इन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जो ये टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम करेंगे भी या नहीं। खैर, तो कुल मिला के गांधी जी की जो विचारधारा थी वो उससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं रहते थे। इनके कुछ फेमस स्लोगन्स रहे, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद। ही वॉज द पर्सन जिसने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा अपने सिंगापुर के एड्रेस में। 1945 में इनकी मृत्यु हुई ऐसा कहा जाता है, जब इनका प्लेन क्रैश हो जाता है ताइवान में। हालांकि इस बात को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई। कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी मृत्यु उस समय हुई नहीं थी और उसके बाद बहुत लंबे समय तक वो जिंदा थे। तो ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में कभी कुछ खास साफ जवाब नहीं मिले हैं। उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 1919 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन पास किया, जिसके लिए ये जाते हैं लंदन में। वहां पर देखिए केवल 6 सीट्स थी, जिसमें से इनकी रैंक 4th थी। और उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि उनके पिताजी का बहुत दबाव था। इवन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था वो भी चाहता था कि बोस जी सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर ले। शायद उसको अंदाजा लग गया था कि गवर्नमेंट सर्विस में रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो बवाल ही करेंगे, जो कि उन्होंने बाद में किया भी। खैर, वो 1921 में इंडिया लौट आते हैं और उसके बाद इनकी जो नेशनल जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। 1938 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं सर्वसम्मति से। हरिपुर में का जो सेशन था वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने सेल्फ गवर्नेंस जो अनक्वालिफाइड स्वराज है उसको लेकर अपनी डिमांड्स को रेस किया। उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फोर्स काम आएगा और इसीलिए गांधी जी के व्यूज़ के अगेंस्ट में चले गए और एक कन्फ्रंटेशन भी स्टार्ट हुआ। 1939 में एक बार ये फिर से आईएनसी के प्रेसिडेंट चुने गए। हालांकि गांधी जी इस बार नहीं चाहते थे कि बोस जी चुने जाएं और इसीलिए उन्होंने उनके अगेंस्ट में पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया था। उसके पहले वो चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हो जाए, बट उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन त्रिपुरी में एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जहां पर कांग्रेस के कई सारे लोगों ने बोस जी के साथ काम करने को मना कर दिया। तो बोस जी इस बात से नाराज हो जाते हैं और उन्होंने त्रिपुरी के सेशन के बाद रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया ताकि कांग्रेस में कोई विभाजन ना हो। लेकिन इनके जो काम करने का तरीका था वो कांग्रेस में किसी को पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने बिना कांग्रेस की अनुमति के ही एक नेशनल लेवल का सत्याग्रह लॉन्च करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद कांग्रेस से नाराज होकर इनको कांग्रेस से बाहर कर दिया और काफ़ी लंबे समय तक किसी भी इलेक्टोरल पद पे ना जाने को लेकर ऑर्डर दे दिया, पास कर दिया। उसके बाद इन्होंने देश के बाहर जाकर इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू करी। 1942 में ये जापान जाते हैं, जहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो ईस्ट एशिया में चल रहा था उसको लीड करना शुरू करते हैं। जापानीज एड और इन्फ्लुएंस से उन्होंने 40,000 लोगों की एक फोर्स को डेवलप किया, जो पहले से खैर बनी हुई थी, उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया और जापानीज ऑक्यूपाइज साउथ ईस्ट एशिया में इंटरनेशनल आर्मी के फॉर्म में, आज़ाद हिंद फौज के फॉर्म में उसे रीऑर्गेनाइज करके इंडिया के इंडिपेंडेंस के कॉज के लिए आगे बढ़ाया। 1942 में जब ये जर्मनी जाते हैं तो वहाँ के जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने ही इन्हें नेताजी का टाइटल दिया।
तो ये तो जानकारी थी नेताजी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के बारे में है। हाल ही में वारंगल जो तेलंगाना में है, थिरुसुर और नीलाम्बूर जो केरला में है, इन्हें यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में इंक्लूड कर लिया गया है। नाउ व्हाट इज दिस यूनेस्को? यूनेस्को एक इंटरनेशनल नेटवर्क है और उसमें ये जो सिटीज को डेवलप किया जाता है, लर्निंग सिटीज। तो ये जो लर्निंग सिटीज वाला मामला है ये क्या है? तो देखिए, जो यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है उसमें हम ऐसी सिटीज को पिक करते हैं, ऐसे सिटीज को चुनते हैं जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करते हैं। वहां पे जो लोग हैं वो पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ऐसी सिटीज को ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है या चुन लिया जाता है। वैसे तो देखिए, जो यूनेस्को है वो 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करवाने को लेकर सपोर्ट करता है, लेकिन उनका फोकस 2 एसडीजी पर स्पेशल रहता है। एसडीजी 4 इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसके अलावा एसडीजी 11 जिसमें कहा गया है मेक सिटीज ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। तो मतलब एक तो एजुकेशन के लिए, दूसरा ह्यूमन सेटलमेंट को बेहतर बनाने के लिए। तो दोनों के ऊपर काम करता है यूनेस्को। किसी भी लर्निंग सिटी के क्या फीचर्स होते हैं? 6 फीचर्स होने चाहिए उस लर्निंग सिटी में। पहला, तो उनके पास जो भी रिसोर्सेस हैं वो उसका बढ़िया से इस्तेमाल करते हों इंक्लूसिव लर्निंग के लिए, सभी को लर्निंग मिले उसके लिए। वो फैमिली और कम्युनिटी लेवल पर लोगों को लर्निंग देते हों। तीसरा, वो वर्क प्लेस पर भी लर्निंग को फैसिलिटेट करते हों, जहां आप काम करते हो वहां पे भी सीखो। चौथा, मॉडर्न लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां होता हो। पांचवा, क्वालिटी और एक्सीलेंस लर्निंग में अचीव किया जाता हो। और छठा, एक ऐसा कल्चर वहां पे डेवलप किया गया हो ताकि लोग पूरे जीवन सीख सकें। ये 6 पैरामीटर्स पूरे होंगे तो मिलेगा लर्निंग सिटीज का टाइटल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दारा सिकोह के बारे में है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने अभी हाल ही में दारा सिकोह जी को सोशल हार्मनी के टॉर्च बेरर के रूप में एक्नॉलेज किया। कौन है ये पर्सनैलिटी जिनके बारे में ऐसी बात हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा कही जा रही है? ये मुगल एम्परर शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे और ऐसा लगभग तय था कि शाहजहां के बाद वही गद्दी पर बैठेंगे, वही बादशाह बनेंगे। 1675 में उनके पिता और मुगल एम्परर शाहजहां ने उन्हें क्राउन प्रिंस डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद ये लगभग तय था कि उनके बाद गद्दी दारा शिकोह जी को ही मिलने वाली है। हालांकि उन्हें उनके छोटे भाई औरंगजेब के द्वारा जान से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। थ्रोन के लिए जब वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है, तो अगस्त 30, 1659 में उनकी हत्या कर दी जाती है उनके छोटे भाई के द्वारा। दारा शिकोह जी के बारे में कुछ फंडामेंटल बातें करें तो इन्हें टाइटल दिया गया था पातशाहजादा ए बुजुर्ग मर्तबा, जिसका मतलब होता है प्रिंस ऑफ हाई रैंक। ये एक डेजिग्नेशन था जो डिनोट करता था कि वो सभी प्रिंस में सबसे ऊपर हैं। इस लिहाज से उनका बादशाह बनना स्वाभाविक था। उन्हें ना केवल उनके पिता का समर्थन प्राप्त था, बल्कि उनकी जो बड़ी बहन थी प्रिंसेस जहानारा बेगम, वो भी उनका समर्थन करती थी कि गद्दी उन्हें मिलना चाहिए। देखिए, ज्येष्ठाधिकार एक पद्धति होती है, एक तरीका होता है जो हिंदू रूलर्स में अक्सर चलता है कि राजा की मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो गद्दी पे बैठ जाएगा। जो मुस्लिम रूलर्स थे उनमें ये सिस्टम चलता नहीं था। इसीलिए जब भी बादशाह की मृत्यु होती थी, सुल्तान की मृत्यु होती थी, तो उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू हो जाती थी, गद्दी पे कौन बैठेगा, और कई बार ये ब्लडी वॉर में कन्वर्ट हो जाता था। जो वॉर ऑफ सक्सेशन है उसके बाद ये शुरू कब होता है? शाहजहां जब बीमार पड़ते हैं 1657 में, उसके बाद ही गद्दी के लिए आपाजापी स्टार्ट हो जाती है। दारा सिकोह अपने छोटे भाई प्रिंस मुहिउद्दीन से हार जाते हैं, जो बाद में औरंगजेब के नाम पर गद्दी पे बैठता है। दारा सिकोह को एक लिबरल मुस्लिम के तौर पे देखा जाता है, जिन्होंने इस बात पर फोकस किया कि हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशंस में क्या बातें कॉमन हैं। उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, नॉलेज थी सभी मेजर रिलीजियंस की। पर्टिकुलरली उनका फोकस इस्लाम और हिंदुज्म के ऊपर था। वो एकेडमिक मूवमेंट जो इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग वाले इंडिया में चले, उसके पायनियर के तौर पे भी एक्नॉलेज किए जाते हैं कि दोनों धर्मों में क्या बातें खास हैं। उन्होंने हमेशा इस बात पर प्रयास किया कि एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया जाए हिंदुज्म और इस्लाम के बीच में, क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि अगर इंडिया में रूल करना है तो इनके बीच में एक हार्मनी रिक्वायर्ड है। मोरलेस वो अकबर जैसे विचार रखते थे। वो कल्चर्स में बीच में एक साथ उन्हें लाना चाहते थे बाय द डायलॉग। उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कि मजमा उल बहरीन, मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस, यहाँ पे इस्लाम और हिंदुज्म को मिंगल करने की बात करते हैं। सिर ए अकबर, ग्रेट मिस्ट्री, जो उन्होंने इसी बात के ऊपर फोकस करके लिखा कि हिंदुज्म और इस्लाम को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने ना केवल दोनों ही रिलीजन के बीच में कॉमनैलिटी को डिस्कवर किया, बल्कि ये भी एक्नॉलेज किया कि दोनों ही रिलीजन के जो फाउंडेशंस हैं वो बिल्कुल सेम हैं, जैसे कि बिलीफ ऑन दी वन रियलिटी एंड वन गॉड। उनका जो आउटलुक था वो प्लूरलिस्टिक था। प्लूरलिस्टिक होने का मतलब ये है कि वो एक्नॉलेज करते थे कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर ही रहना है। और वो जो इंडिया का
सिंक्रेटिक कल्चर है उसे एक्नॉलेज करते थे। दारा शिकोह को संस्कृत और पर्सियन दोनों ही लैंग्वेजेस की बहुत अच्छी जानकारी थी, इसीलिए वो भारत में इंडियन कल्चर और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको लेकर एक की रोल प्ले कर पाए। उन्होंने उपनिषद को और बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया संस्कृत से पर्सियन में, ताकि जो पर्शियन पॉपुलेशन है वो उसे एक्सेस कर सके और समझ सके। दारा शिकोह जी का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था फाइन आर्ट और आर्किटेक्चर में। उनकी एक एल्बम है जो उनकी वाइफ को डेडिकेटेड है, वो इंडियन आर्ट के ट्रेजर के रूप में माना जाता है। एक रेयर मिनिएचर पेंटिंग है जहाँ पे दिखाया गया है कि वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर के साथ बैठे हुए हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके रखा गया है। एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट के रूप में उन्होंने परी महल गार्डन पैलेस जो श्रीनगर में है और कई सारे अदर मॉन्यूमेंट्स को डिजाइन किया। उन्होंने रिसाला-ए हकनुमा, द कंपास ऑफ द ट्रुथ और साथियत, जिसे आप हसानत उल अरिफिन भी कह सकते हैं, या इक्सिर, और इसके अलावा एक और है इक्सिर आजम, इन सभी चीजों को लिखा। उन्होंने जुग बशिष्ट और तर्जुमा ए अकवाल ए वासिल को भी लिखा। इनकी कई सारी रचनाएं हैं, मतलब इतनी डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आता है दारा शिकोह के ऊपर तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप उसे कर ले जाएंगे। यहाँ पे एक प्रश्न है आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया यूपीएससी में, और मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब आप मुझे दें। आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अजंता केव्स के बारे में है। अजंता केव्स की जो पेंटिंग्स हैं वो डिटोरिएट हो रही हैं, खराब हो रही हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट और फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल है इंडिया के एंशिएंट आर्ट का। उसमें थ्रेट है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि समय बीतता जा रहा है, इसलिए है क्योंकि विजिटर्स बहुत बड़ी संख्या में वहां पे जा रहे हैं, तो इसलिए उसका प्रभाव पड़ रहा है इन पेंटिंग्स के ऊपर, तो कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। अजंता पेंटिंग के बारे में जानिए, अजंता केव्स के बारे में जानिए। अजंता जो है वो सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स है, इसमें कोई एक केव नहीं है। सह्याद्री रेंज जो वेस्टर्न घाट है वहां पर जो वघोरा रिवर है औरंगाबाद के नजदीक में महाराष्ट्र में, उसी के नजदीक में अजंता केव्स हैं। इनकी संख्या 30 है। मैप में लोकेशन देखना चाहते हो तो देखो यहां पर आपको अजंता केव्स मिलेंगी। वो कुछ इस स्ट्रक्चर में है, जैसे ये नदी बह रही है ना, इस नदी के किनारे किनारे पर ये 30 केव्स बनाई गई हैं। अगर आप केव बना रहे हो तो पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, तो ये 30 केव्स बिल्कुल इस नदी के किनारे पर बनाई गई हैं। और नदी कौन सी है? बघोरा रिवर, ठीक है। ये जो 30 केव्स हैं, इनमें कुछ केव्स हैं जो पूरी तरीके से बन नहीं पाई हैं, अनफिनिश्ड हैं। इसमें से 5 हैं चैत्या। चैत्या प्रेयर हॉल होता है जहां पे जाकर प्रेयर की जाती है, प्रार्थना की जाती है। और विहार इज द मोनेस्ट्री, जहां पे जो मॉन्क्स थे वो रहा करते थे। इसे कब बनाया गया? 2 फेजेस में ये बनी है। 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास बनी है। पहले फेज में आप देखो तो, सेकंड फेज में ये 400 से 650 सेंचुरी के बीच में बनी है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि जो 2nd सेंचुरी बीसी या 1st सेंचुरी बीसी में बनी है वो तो बनी है सातवाहनास के समय में। सातवाहनास के समय में एक बनी है, दूसरा ये बनी है गुप्तास के समय में। तो 2 फेज में ये बनी है, सातवाहनास और गुप्तास के पीरियड में इसको बनाया गया है। अजंता केव्स का रेफरेंस आपको जो चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर रहे हैं फाहियान, जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में इंडिया में आए थे, और वीनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय में इंडिया में आए थे, इन लोगों के अकाउंट्स में भी इन केव्स का जिक्र मिलता है। इसे फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था 1819 में जॉन स्मिथ के द्वारा, जब उन्हें अचानक से एक हॉर्स शू शेप्ड रॉक मिल गया जब वो टाइगर को हंट करने गए थे। देन ही एक्सप्लोर्ड और उन्हें ये केव्स मिली। यहां पर फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, ये फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक होती क्या है? आर्ट एंड कल्चर में आपने मे भी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा है तो गूगल करिए, पढ़िए, चाहे जो करिए कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, क्योंकि एक बार आपने बता दिया तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक क्या होती है। तो एक तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया है, उसका जवाब आपको देना है। दूसरा, फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक क्या होती है ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर रेड कलर की आउटलाइन का इस्तेमाल किया गया है और आपको ब्लू कलर की कमी देखने को मिलेगी इन पेंटिंग्स में। तो कई बार स्पेसिफिकेशन पूछी जाती है, वो स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। मेनली ये जो पेंटिंग्स हैं बुद्धिज्म को डिपिक्ट करती हैं, बुद्धा की लाइफ और जातक स्टोरीज, जो उनकी पास्ट लाइफ स्टोरीज हैं, उनको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। जातक स्टोरीज को वही बोलते हैं जो पिछले जन्म की उनकी कहानियां हैं। इस साइट को प्रोटेक्ट किया गया है इकोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और 1983 से ही ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होयसल टेम्पल्स के बारे में है। यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि जो होयसल टेम्पल्स हैं बेलूर, हेलेबिट और सोमनाथपुरा के कर्नाटका में, उनको ऑफिशियल नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। देखिए हम अक्सर सुनते हैं ना कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया, तो ठीक है डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन उसके पहले एक लिस्ट भेजी जाती है ना देशों के द्वारा कि हम चाहते हैं आप इसको डिक्लेयर कर दो। तो जो होयसल टेम्पल है, जिसे होयसलेश्वर टेम्पल या हेलिबिडू टेम्पल के नाम से पुकारा जाता है, ये हेलिबिडू में लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं
जो कर्नाटका का एक टाउन है। जब पहले वहां पे होयसल एम्पायर हुआ करता था ना, तो ये हेलबिट जो है वहां की कैपिटल हुआ करती थी। 12th सेंचुरी की जो टेम्पल्स यहाँ पे बनाए गए हैं वो भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं, और इन्हें जो उस समय के महाराजा हुआ करते थे विष्णुवर्धन, उन्होंने अपने पैट्रोनेज में बनवाया था। जो टेम्पल है वो इन जनरल आपको द्रविडियन स्टाइल में मिलेंगे। साउथ इंडिया के टेम्पल्स तो द्रविडियन स्टाइल में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको भूमिजा स्टाइल का इन्फ्लुएंस मिलेगा और नागर स्टाइल का भी। नागर स्टाइल के बारे में हो सकता है फंडामेंटल आप जानते हो, ये नॉर्थ इंडिया में बनाए जाने वाले टेम्पल्स का एक स्टाइल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भूमिजा टेम्पल स्टाइल क्या होती है। आपके लिए हो सकता है ये सवाल मुश्किल हो, लेकिन आप इसको सर्च करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिकॉज एक बार आपने सर्च करके बता दिया तो आपको याद रह जाएगा। तो भूमिजा टेम्पल स्टाइल क्या होती है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, जो टेम्पल है वो सैविज्म ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला होता है। इसमें वैष्णविज्म और शक्तिज्म, इस थीम पर भी आपको कुछ इमेजेस एंड ऑल मिल जाएंगी। जैनिज्म से रिलेटेड इमेजेस भी मिलेंगी। टेम्पल में आपको सीन्स मिलेंगे रामायण, महाभारत और भगवत पुराण के। 14th सेंचुरी में जो हेल्बिडूर के टेम्पल्स थे उनको दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक थे उनके द्वारा प्लंडर किया गया, तोड़ा गया, तो अब उसके रूइंस बचे हैं। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत। इनके कंजर्वेशन और मेंटेनेंस का काम एएसआई ही देखता है। आर्टिकल आरात्तु पूजा वेलायुधा पाणिक्कर जी के बारे में है। हाल ही में एक मलयालम फिल्म आई है, नाम है पाथोनपट्टनम नोटांडू। ये जो फिल्म है इसको क्रिटिक्स ने अपना ओपिनियन इस पर दिया है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। फंडामेंटली ये जो मूवी है वो पाणिक्कर जी के जीवन पर बनाई गई है, जो केरला के इजावा कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले एक सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे। 19th सेंचुरी में केरला में रहे थे, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर थे उस समय जो स्टेट में रिफॉर्मेशन मूवमेंट चल रहे थे उसके लिए, जहां पर उनके द्वारा जो अपर कास्ट का डोमिनेशन है, यानी कि सवर्णों का जो डोमिनेशन है, उसको चैलेंज किया गया। उन्होंने अपने रिफॉर्म मूवमेंट्स के माध्यम से जो लोअर स्ट्रेटा में रहने वाले लोग थे उनकी लाइफ को बेहतर करने का प्रयास किया। इन्होंने 2 टेम्पल्स बनवाए। ये वो समय था जब जो लोअर स्ट्रेटा में रहने वाले लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, उन्हें टेम्पल्स में एंट्री अलाउड नहीं थी। तो इनकी तरह जो 2 मंदिर बनवाए गए वो भगवान शिव को समर्पित थे। उसमें सभी जाति और सभी रिलीजन के लोगों को जाने की अनुमति थी। 1858 में इन्होंने आचीपुडावा समारंभ स्ट्राइक को स्टार्ट किया कायमकुलम में, आलापूझा में। ये स्ट्राइक इसलिए थी कि जो लोअर कास्ट की वुमेन हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप के गारमेंट्स जो लोअर बॉडी में पहने जाते हैं उन्हें पहन सकती हूं, जो नीज के नीचे तक जाते थे। स्पेसिफिकली देखिए, एक बात कही जाती है, हूसोएवर कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर। मतलब कि जो पास्ट को कंट्रोल करता है वही फ्यूचर को कंट्रोल करता है ना। पास्ट को कंट्रोल कौन करता है? हु कंट्रोल्स द प्रेजेंट कंट्रोल्स द पास्ट। पास्ट को कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है कि आप उन बातों को हाईलाइट करिए ही मत जो इतिहास में हुई हैं, तो आप पास्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। हिस्ट्री राइटिंग एक बहुत अच्छा तरीका होता है इसका। इसीलिए आपको बहुत सारी इल प्रैक्टिसेस जो पास्ट में हुई हैं उनके बारे में मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में जानकारी मिलती नहीं है। देखिए, केरला या फिर जो त्रावणकोर का एरिया था वहां पर स्थिति जो लोअर कास्ट वुमेन की थी बहुत ज़्यादा खराब थी। स्थिति ऐसी थी कि आपने ब्रेस्ट टैक्स के बारे में सुना होगा जो उस समय वहां पे लगाया जाता था। जो लोअर कास्ट की वुमेन थी वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े नहीं पहन सकती थी। इसको लेकर एट्रोसिटीज भी होती थी। उन्हें कोई भी ऐसे कपड़े या गहने नहीं पहनने दिए जाते थे जो सिमिलरिटी निकालते हो, ड्रॉ करते हो अपर कास्ट वुमेन से, क्योंकि ऐसा माना जाता था फिर डिस्टिंक्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्ट्राइक थी वो एक सफेद रंग के कपड़े पहनने को लेकर थी। जो वीवर्स बुना करते थे उनका बॉर्डर जो होता था बहुत ही खूबसूरत होता था और वो नीज के नीचे तक आते थे। तो उन कपड़ों को जो अपर कास्ट की वुमेन थी वो पहना करती थी। तो अगर लोअर कास्ट की वुमेन भी वही कपड़े पहनने लगेंगी तो फिर अंतर खत्म हो जाएगा। इसी बात को लेकर उन्हें इस कपड़े को पहनने को लेकर अलाउ नहीं किया जाता था। तो जो स्ट्राइक थी वो इसी बात को लेकर थी कि आखिर ऐसा क्यों डिस्टिंक्शन होगा, कोई क्यों अपनी मन चाहे कपड़े नहीं पहन सकता। देखिए, 1860 में मुकुत्थी सामरम को भी उनके द्वारा लीड किया गया, जो पाथानम थिट्टा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर लोअर कास्ट वुमेन के राइट्स को लेकर एडवोकेट किया गया कि वो मुकुत्थी पहन सकती है। मुकुत्थी एक प्रकार की नोज रिंग हुआ करती थी और बाकी के गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन्हें उन्हें नहीं पहनना दिया जाता था, बिकॉज इसके जरिए वो सिमिलरिटी ड्रॉ कर लेती थी अपर कास्ट वुमेन को लेकर। अंतर खत्म हो जाएगा अगर वो सारे ऑर्नामेंट्स पहनने लग जाएंगी जो अपर कास्ट वुमेन पहनती हैं, तो इसलिए उनको अलाउ नहीं करते थे। तो ये इसीलिए शुरू किया गया था कि वो अपने मन चाहे गहने या कपड़े क्यों नहीं पहन सकती। उन्होंने पहली एग्रीकल्चर लेबरर्स की स्ट्राइक केरला में स्टार्ट की जिसका नाम कृषक तोजिलाली सामरम था। ठीक है। फर्दर उन्होंने कथकली युगम को भी स्टैब्लिश किया, जहां पर ये एरिया बेस्ड स्कूल्स होते थे, लोगों को कथकली डांस सिखाया जाता था। ये इजावा कम्युनिटी के लिए 1861 में स्टार्ट किया गया उनके द्वारा। तो काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है वहां की सोसाइटी में पाणिक्कर जी का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में है। हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि जो हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री रही है उसके बारे में लोग जानें। हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री भले ही धीमे विकसित हुई, लेकिन एक समय में वो बहुत ही ब्रॉडर वे में फैली हुई थी। अगर आप एंशिएंट चोला एम्पायर के बारे में जानते हो तो उनकी जो नेवी थी
बहुत बढ़िया थी। हमारा जो ट्रेड था नेवल रूट से वो काफ़ी अच्छा रहा है पास्ट में। सिमिलरली शिवाजी के समय में एक अच्छी नेवी को स्टैब्लिश किया गया था। तो ये जो नेवल डेवलपमेंट्स हमारे हुए हैं इनको लेकर हम लोगों को बताना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इसके लिए जानकारी देना चाहते हैं तो हमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन चुननी होगी कि आखिर हम कहाँ पर जो हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री है उसको शोकेस करें। इसे दिखाने के लिए जो सबसे बेहतर लोकेशन हो सकती है वो है गुजरात का लोथल। आपको पता होगा कि वन ऑफ द एंशिएंट डॉकयार्ड माना जाता है लोथल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में हुआ करता था। ये सरप्राइजिंग है कि उस समय ऐसे डॉकयार्ड बनाकर उनका इस्तेमाल ट्रेड के लिए किया जाता था। तो इससे बेहतर जगह तो हो ही नहीं सकती कि हम अपनी मैरीटाइम हिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाएं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ने प्लान किया है कि वो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन है गुजरात में लोथल, वहां पर स्टैब्लिश करेंगे। अगर आप लोथल की लोकेशन देखना चाहते हो तो मैप में यहां पर देखिए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है और बिल्कुल इसके सदर्न पार्ट में यहां पर आपको लोथल देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट है सागरमाला स्कीम के तहत, जहां पर एडुटेनमेंट के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री क्या रही है। एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाए। ये इस प्रकार का पहला कॉम्प्लेक्स होगा जहां पर हम इंडिया के रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज को लोगों तक लेकर जाएंगे। लोथल की बात करें तो ये सदर्न मोस्ट साइट है एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो आपको गुजरात में मिलेगी। माना जाता है कि सिटी का कंस्ट्रक्शन 2200 साल मतलब 2200 बीसी में स्टार्ट हुआ, यानी कि आज से लगभग 4200 साल पहले। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लोथल को 1954 में डिस्कवर किया। ये दुनिया का अर्लीस्ट नोन डॉक है। काफी थ्राइविंग ट्रेड सेंटर रहा है एंशिएंट टाइम का, जहां पर बीड्स यानी कि मोती, जम्स और वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स का ट्रेड किया जाता था वेस्ट एशिया और अफ्रीका में। जो टेक्निक एंड टूल्स इस्तेमाल किए गए उस समय बीड मेकिंग के या मेटलर्जी के, वो आज भी टाइम टेस्टेड हैं 4000 साल बाद भी। लोथल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में नॉमिनेट किया जा चुका है। हालांकि एप्लीकेशन अभी भी टेंटेटिव लिस्ट में है यूनेस्को की, हो सकता है आने वाले समय में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अन्नाभाऊ साठे जी के बारे में है। महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी एक प्रतिमा को अनवील किया है लोकशाहीर में, जो कि रशिया में है। रशिया की जो स्टेट लाइब्रेरी फॉर फॉरेन लिटरेचर है मॉस्को में, उस जगह पर इसे अभी उन्होंने अनवील किया है। बात करते हैं अन्नाभाऊ साठे जी के बारे में। तुकाराम भाऊराव साठे, जिन्हें पॉपुलरली लोग अन्नाभाऊ साठे कहा करते थे, ये बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर, एक पोएट और राइटर हुआ करते थे महाराष्ट्र के। तुकाराम भाऊराव साठे, जिनका नाम बाद में अन्नाभाऊ साठे पड़ा, उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था महाराष्ट्र में 1920 में। 1930 के आसपास इनका परिवार मुंबई में आकर बस गया। इस दौरान उन्होंने मतुंगा लेबर कैंप में जब वो रहा करते थे तो उनकी मुलाकात आरबी मोरे जी से हुई, जो कि भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहेब के बहुत ही अच्छे एसोसिएट हुआ करते थे। उनकी मुलाकात महासत्याग्रह के दौरान उनसे होती है। इसी ड्यूरेशन में उन्होंने लेबर स्टडी सर्किल को ज्वाइन कर लिया। इसी स्टडी सर्किल में उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा। दलित युवक संघ को उसके बाद उन्होंने फॉर्म किया, जो कि एक कल्चरल ग्रुप था जिसने वर्कर्स के प्रोटेस्ट के लिए पोएम्स लिखना शुरू कर दिया और उनके एजिटेशन को प्रमोट करने लगे। ये जो ग्रुप था, ये मिल की जो गेट से उनके सामने प्रोटेस्ट वगैरह परफॉर्म किए करते थे। 1943 में लाल बावता कला पाठक इनके द्वारा फॉर्म किया जाता है। ये जो ग्रुप था, ये महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में टूर करके जो कास्ट एट्रोसिटीज हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वर्कर्स के राइट हैं, उनको लेकर लोगों को जानकारी दिया करते थे। इनके कुछ बहुत ही फेमस लिटरेरी वर्क हैं, जैसे कि इनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट दलित नॉवेल है मराठी फकीरा, ये 1959 में आया। बेस्ट नोन वर्क माना जाता है अन्नाभाऊ साठे जी का, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको टॉप लिटरेरी अवार्ड भी दिया गया 1961 में। इनके कुछ और भी नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे कि स्टालिन ग्रेटचा पोवाडा, फर्दर माझी मैना गवावर राहिली। इनका एक ट्रेवल लॉग भी है, एक यात्रा वृत्तांत है। माझा रसियाचा प्रवास, यानी कि मेरी रूस की यात्रा या बाई ट्रेवल टू रशिया ये जब गए थे तो उसके दौरान जो भी हुआ उसको उन्होंने उसमें मेंशन किया है। इनका एक और भी नोटेबल वर्क है बंगालची हक, यानी कि बंगाल्स कॉल। बंगाल फमाइन के बारे में यहाँ पर बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इसको बंगाली में ट्रांसलेट भी किया गया। लेटर इन्होंने, मतलब ये जो इनका बंगालची हक था, इसे जो लंदन का थिएटर रॉयल है वहाँ पे परफॉर्म भी किया गया। इन्होंने फोक म्यूजिक जैसे कि पोवाडा, बैलेड का इस्तेमाल किया अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, और लावनी जो कि फोक डांस था महाराष्ट्र का, उसके माध्यम से उन्होंने अपने कामों को लोगों तक पहुंचाया। 1939 में इन्होंने अपना पहला बैलेड लिखा था स्पेनिश पोवाडा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में 4 ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल कर दिया है, जो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से हैं। हत्ती ट्राइब,
जो ट्रांसगिरी एरिया में सिरमौर में पाई जाती है हिमाचल प्रदेश के, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। नारीकोवन और कुरुविक्करन हिल ट्राइब्स हैं तमिलनाडु की, ये भी इसमें शामिल हुई हैं। और बिंजिया ट्राइब छत्तीसगढ़ की, ये ट्राइब वैसे झारखंड और उड़ीसा में तो शेड्यूल ट्राइब हुआ करती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तो अभी छत्तीसगढ़ में भी इन्हें शेड्यूल ट्राइब बना दिया गया है। एडिशनली कैबिनेट ने अभी एक प्रपोजल को भी अपना अप्रूवल दिया है, जहां पर गोंड कम्युनिटी की जो ट्राइब्स हैं उनको, जो उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल करने को लेकर बात की जा रही है। इसमें 5 सब कैटेगरीज हैं गोंड कम्युनिटी की: धुरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड, जिनका नाम है, जिनको शामिल किया जाना है। शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 342 स्पेसिफिकेशन देता है ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में या उनके ग्रुप के पार्ट के हिस्से के बारे में कि किसे स्टेट या यूटी में शेड्यूल ट्राइब माना जाएगा। शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट के अकॉर्डिंग इसे नोटिफाई किया जाता है हर स्टेट और यूटी के लिए, और जो नोटिफिकेशन है वो केवल स्टेट या यूटी में ही एप्लीकेबल होगा। अगर कोई एक स्टेट में शेड्यूल ट्राइब है तो नॉट नेसेसरली उसे अन्य स्टेट में भी शेड्यूल ट्राइब माना जाए। वो जहां पर डिक्लेयर किए गए हैं केवल वहीं के लिए शेड्यूल ट्राइब होंगे। शेड्यूल ट्राइब को डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया क्या होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया गया है कि किस आधार पर किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब बताया जाएगा। हालांकि सरकार जब ऐसा करती है तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन संज्ञान में लिए जाते हैं, जैसे कि उनका प्रिमिटिव नेचर, वो बहुत ही प्राचीन तरीके से अभी भी रहते हैं, उनका कल्चर बहुत अलग है, वो ज्योग्राफिकली खुद को आइसोलेट करके रखते हैं, वो जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी की पॉपुलेशन है उससे कॉन्टैक्ट में नहीं आते, शाइनेस दिखाते हैं, या वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। इन्हें आधार बनाकर किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया जाता है। कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले तो इस संबंध में जो रिकमेंडेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट से आती है या यूटी से आ गई। जो रिकमेंडेशन है उसे ट्राइबल एडवाइजरी मिनिस्ट्री के पास भेज दिया जाता है कि आप उसको इवैल्यूएट करिए। वो इवैल्यूएट करने के बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को अप्रूवल के लिए अपना जो रिकमेंडेशन है वो भेज देते हैं। इसके बाद ये जो रिकमेंडेशन है इसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास भेज दिया जाता है अप्रूवल के लिए। उनके अप्रूवल के बाद फाइनल लिस्ट भेजी जाती है कैबिनेट के पास और कैबिनेट इसको अपना फाइनल अप्रूवल देती है। मतलब एक लंबी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया जाता है। 2013 में प्रश्न पूछा गया कि कौन सी ट्राइब कहां से बिलोंग करती है, मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको तैयार रहना चाहिए। इसमें आपके पास जो स्टेटमेंट से या पॉइंटर से 2 लिंबू सिक्किम, करबी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया कोंड उड़ीसा और बोंडा तमिलनाडु। वैसे सही जवाब इसका ए था, यानी कि 1 और 3, यानी कि लिंबू सिक्किम और डोंगरिया कोंड उड़ीसा तो सही है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये कि करबी और बोंडा कहां से बिलोंग करते हैं। ये सवाल आपके लिए है कमेंट बॉक्स में, मुझे इसका जवाब आपसे चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुतुब शाही टॉम्ब के बारे में है। हाल ही में कुतुब शाही टॉम्ब को रिस्टोर किया गया, उसे फिर से सही तरीके से डेवलप कर दिया गया, बना दिया गया। ये जो कॉम्प्लेक्स है हैदराबाद में, इसे टूरिस्ट के लिए अब ओपन कर दिया गया है। अगर यहाँ पे टूरिस्ट का जो फ्लो है वो बढ़ता है तो पूरी संभावना रहेगी कि इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में नॉमिनेट करने का प्रयास किया जाए। आइए समझते हैं कि कुतुब शाही टॉम्ब कैसे बना। देखिए, कुतुब शाही टॉम्ब को कुतुब शाहीज के द्वारा बनाया गया। अब पहला सवाल आता है हमारे मन में कि कुतुब शाहीज कौन थे। ध्यान दीजिए कि साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था विजयनगर एम्पायर के जस्ट ऊपर, जिसे कहा जाता था बहमनी किंगडम। लेकिन जब विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय का शासन आता है तो वो अटैक करते हैं बहमनी के ऊपर, और बहमनी के ऊपर जब उनका अटैक होता है तो बहमनी किंगडम काफी कमजोर हो जाता है, जिसके बाद अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स ने बहमनी किंगडम को 5 हिस्सों में बांट दिया और इसके 5 हिस्सों में अलग अलग डायनेस्टीज इवॉल्व हो गई। जो 5 हिस्से बहमनी किंगडम के टूटे वो थे बेरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। यहां पर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं गोलकुंडा की। इन 5 रीजन्स में अलग अलग डायनेस्टीज डेवलप हुई, जैसे कि बीदर में वरिश शाही डायनेस्टी ने कब्जा किया, बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी आती है, तो अहमदनगर में निजाम शाही डायनेस्टी आ जाती है, बेरार में इमाद शाही डायनेस्टी का शासन आया। हम बात कर रहे हैं कुतुब शाही टॉम्ब की, तो आपको समझना होगा कि गोलकुंडा इज द रीजन जहां पे कुतुब शाही डायनेस्टी ने कब्जा किया और वहां पे कुतुब शाही डायनेस्टी के कई सारे शासक आए और उन्हीं के द्वारा इस कुतुब शाही टॉम्ब कॉम्प्लेक्स को बनवाया गया। ये ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है हैदराबाद का, इब्राहिम बाग में लोकेटेड है, जो कि गोलकुंडा फोर्ट से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। यहां पर देखिए जो टॉम्ब है और जो मॉस्क है, इसे कुतुब शाही डायनेस्टी के कई सारे रूलर्स के द्वारा समय समय पे बनवाया गया। कुतुब शाही डायनेस्टी 1518 से 1687 के बीच में रही। जो गोलकुंडा के रूलर्स थे उन्होंने इस किंगडम को अपने तरीके से चलाया। सदर्न जो डेक्कन का रीजन है वहीं पर ये लोकेशन लोकेटेड है, मैप में वैसे आप देख चुके हैं। इस जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर रहे थे कुली कुतुब शाह, उन्होंने ही इस डायनेस्टी को शुरू किया। आर्टिकल केदारनाथ टेम्पल के बारे में है। हाल ही में प्रीस्ट का एक ग्रुप अपोज कर रहा है जो गोल्ड प्लेटिंग की जा रही है सैंक्टम सैंक्टोरम में केदारनाथ टेम्पल के। सैंक्टम सैंक्टोरम देखिए एक सेंट्रल प्लेस होता है किसी भी टेम्पल का जहां पर डेटी को रखा जाता है
और वहीं पर जाकर लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो सैंक्टम सैंक्टोरम के ऊपर अगर गोल्ड प्लेटिंग की जा रही है तो जो प्रीस्ट हैं उनको इसके अपोज करने का क्या रीज़न है? प्रीस्ट का ये कहना है कि ये जो टेम्पल है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव इसकी जो प्राचीनता है, जो इसका प्रिस्टीन नेचर है, उसको डिस्टॉर्ट करेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इस प्रकार के बदलाव का विरोध किया जा रहा है। केदारनाथ टेम्पल के बारे में बात करते हैं। केदारनाथ टेम्पल एक हिंदू श्राइन है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये उत्तराखंड में है। इसके बारे में हो सकता है फंडामेंटल्स आप जानते भी हों। गढ़वाल हिमालय की जो रेंज है, मंदाकिनी नदी के किनारे पर या पास में ये लोकेटेड है। और जो फेमस चार धाम यात्रा होती है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट या इंटीग्रल पार्ट है। इसे कब बनाया गया? 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य जी के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जब विंटर्स का समय आता है तो इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसका कारण यह है कि विंटर के सीजन में बर्फबारी होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। पैरेलली जो भगवान शिव हैं, डेटी हैं, उन्हें जो नीचे का गांव है उखिमत, वहां पर लेकर आया जाता है। तो पूरे सर्दी के समय में भगवान शिव वहीं रहते हैं। इसके बाद जब गर्मियों का मौसम आता है, मौसम अच्छा हो जाता है, तो एक बार फिर से गांव से भगवान शिव को वापस से सैंक्टम सैंक्टोरम में स्थापित किया जाता है, ले जाया जाता है। और जो रिचुअल होता है वो बहुत ही ज़्यादा फैनफेयर के साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। टेम्पल का जो डोर है उसके बाहर एक बहुत बड़ा जो स्टैचू है नंदी बुल का, वो भी लोकेटेड है। एज अ गार्ड उन्हें एक्नॉलेज किया जाता है। तो ये तो मामला केदारनाथ टेम्पल का रहा। मंदाकिनी रिवर के बारे में भी थोड़ी बातें आप जान लीजिए। जो मंदाकिनी रिवर है ये अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर देखिए नदियाँ जा रही हैं। तो ये जो रिवर आपको ब्लू कलर में दिख रही है ये अलकनंदा रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रिवर है ये मंदाकिनी रिवर है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। तो जो मंदाकिनी रिवर है ये अल्टीमेटली अलकनंदा रिवर में आके मिल जाती है और यही अलकनंदा रिवर आगे चल के गंगा में परिवर्तित हो जाती है। जो रिवर है ये रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग का जो एरिया है, जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है, वहाँ से इमर्ज होती हैं। जो मंदाकिनी रिवर है ये अल्टीमेटली आकर सोनगंगा रिवर में मर्ज हो जाती है सोनप्रयाग पे, और लेटर ऑन अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है अलकनंदा में, जो अल्टीमेटली गंगा नदी में आकर मिल जाता है। तो ये तो मंदाकिनी रिवर के बारे में बात हो गई। यहाँ पर कई सारे प्रयाग हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि धौली गंगा और अलकनंदा रिवर का जो मर्जर है वहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है। फर्दर अलकनंदा रिवर और नंदाकिनी जब यहाँ पर मर्ज होते हैं तो नंद प्रयाग बनता है। आगे जो पिंडार गंगा रिवर है वो जब अलकनंदा से मिलती हैं तो यहाँ पर कर्ण प्रयाग बनता है। बाकी जहाँ पर मंदाकिनी मिलती हैं यहाँ पे रुद्र प्रयाग तो मिलता ही है। मंदाकिनी और अलकनंदा के मर्जर पे भागीरथी का मर्जर जहाँ पर होता है अलकनंदा के साथ, वहाँ पर देवप्रयाग बनता है। और इसके बाद जो नदी का नाम है वो गंगा नदी हो जाता है। बाकी गंगा यमुना सरस्वती की नदी का जो मर्जर होता है वो तो प्रयागराज में होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये केदारनाथ टेम्पल और उससे एसोसिएटेड जो रिवर्स हैं उनके जो प्रयाग हैं हमने उन पे भी थोड़ी बात कर ली है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुर्मी कम्युनिटी के बारे में है। कुर्मी कम्युनिटी के लोगों ने कई सारी जगहों पर रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक कर दिया बिकॉज वो चाहते हैं कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पर लिस्ट कर दिया जाए और जो कुरमाली लैंग्वेज जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जगह दी जाए। कुर्मी ट्रेडिशनली नॉन एलिट टिलर कास्ट है। लोअर गंगेटिक प्लेन में रहते हैं, खेती करके अपना जीवन चलाते हैं। सदर्न रीजन जो अवध, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा है, यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन रहती है। बात करते हैं 8th शेड्यूल की, तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस को लिस्ट किया गया है। आर्टिकल 343 और 351 के बीच में जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र करते हैं। 8th शेड्यूल में वर्तमान में 22 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। सिंधी को 21st अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1967 में ऐड किया गया। 71st अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जगह मिली 92nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अंबेडकर सर्किट के बारे में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हाल ही में एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन को अनाउंस किया है जो अंबेडकर सर्किट को कवर करेगी। देखिए, अंबेडकर सर्किट, इसे कई बार पंच तीर्थ भी कहा जाता है। अब पंच तीर्थ कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें 5 लोकेशंस इन्वॉल्व होंगी। इसे फॉर द फर्स्ट टाइम 2016 में प्रपोज किया गया। ये जो टूरिस्ट सर्किट है ये भारत के 15 टूरिस्ट सर्किट में से एक है जिसे स्वदेश दर्शन स्कीम के माध्यम से 2014-15 में डिसाइड किया गया। अब देखिए, टूरिस्ट सर्किट होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए आप भगवान राम से एसोसिएटेड प्लेसेस को विजिट करना चाहते हो तो आपको कोई एक ऐसी ट्रेन मिल जाए जिसमें बैठ के आप सभी लोकेशंस को एक बार में विजिट कर लो। आपके लिए कितनी सहूलियत और आराम हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अंबेडकर जी से संबंधित जो भी जगहें हैं आप उन्हें विजिट करना चाहते हो
तो कोई एक ऐसी ट्रेन हो जो अंबेडकर जी से रिलेटेड जो भी प्लेसेस हैं वहां तक आपको एक बार में विजिट करवा दे, तो आपको काफी सहूलियत हो जाएगी। तो देखिए, एक लोकेशन है यहाँ पे जहाँ पे उनका डिमाइस हुआ, महापरिनिर्वाण भूमि उसे कहा जाता है, ये दिल्ली में है। दूसरी लोकेशन यहाँ पे दिखाई गई है उनकी जन्मभूमि जो उनका बर्थ प्लेस है, महाओं में। तीसरी लोकेशन यहाँ पे उनकी दीक्षा भूमि है, नागपुर में। और चौथा है चैत्य भूमि, मुंबई में, जहाँ पे उनका क्रिमेशन किया गया, प्लेस ऑफ क्रिमेशन। अब आपको लग रहा होगा कि अभी मैंने बोला पंचतीर्थ और यहाँ पे मैप में केवल 4 ही लोकेशन दिखाई जा रही है, तो ये 5वीं वाली लोकेशन कहाँ गई? एक्चुअली में जो 5वीं वाली लोकेशन है वो इंडिया में है ही नहीं, दैट इज शिक्षा भूमि। ये लंदन में लोकेटेड है जहाँ पे वो रहे और उन्होंने अपनी पढ़ाई की। तो जो आइडिया है सर्किट के पीछे वो ये है कि टूरिस्ट जो दलित कम्युनिटी के हैं वो लोग पिलग्रिमेज के तौर पे विजिट करते हैं अंबेडकर जी से जुड़ी हुई लोकेशंस को। उनके अलावा भी जो लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं अंबेडकर जी के बारे में जानना और समझना चाहते हैं वो भी इन लोकेशंस को विजिट कर सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निजाम के स्वॉर्ड यानी कि तलवार के बारे में है। निजाम का जो स्वॉर्ड है वो एक आइटम है जिसे इंडिया वापस लाया जा रहा है ग्लासगो स्कॉटलैंड के लाइफ म्यूजियम से। निजाम तलवार ये 14वीं सेंचुरी की एक सेरिमोनियल स्वॉर्ड है। सेरिमोनियल स्वॉर्ड होने का मतलब ये है कि इस तलवार से लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। अब आप इस तलवार का शेप देखिए, ये एक सांप की यानी कि स्नेक की आकृति में है। तो अब इससे लड़ाई तो क्या ही लड़ने जाएंगे तो जान को ही खतरा होगा, खुद ही मारे जाएंगे। जो इंडो पर्शियन डिजाइन है उसमें इसको तैयार किया गया था 1350 सेंचुरी के आसपास। जो स्वॉर्ड है ये स्नेक के शेप में है, तो मतलब काफी खूबसूरत आपको लग भी रहा होगा। एक यूनिक साइज का स्ट्रक्चर है। हालांकि ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल लड़ाई में तो नहीं किया जा सकेगा। इसका जो किनारा है वो सेरेटेड है, दांतेदार है, मतलब किसी ने हमला किया तो हाँ डिफेंस तो आप कर ही सकते हो इससे। बाकी इसमें जो डेमेसीन पैटर्न है वो भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। डेमेसीन पैटर्न का मतलब है पैटर्न दैट इज रिलेटेड टू डेमेस्कस। डेमेस्कस इज अ सिटी इन सीरिया, तो वहां का जो स्टाइल है वो भी इसमें फॉलो किया गया है। गोल्ड एचिंग यानी कि इनग्रेविंग की गई है एलिफेंट और टाइगर की इस स्वॉर्ड के ऊपर, तो बहुत ही स्पेसिफिकली इसको डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसे महत्व भी दिया जा रहा है। महबूब अली खान असफ जाह 6 जो निजाम थे हैदराबाद के 1896 से 1911 के ड्यूरेशन में, उन्होंने इसे एग्जिबिट किया था जब 1903 में दिल्ली दरबार लगा था, इंपीरियल दरबार उस टाइम पे। जो स्वॉर्ड है 1905 में इसे जनरल सर आर्किबाल्ड हंटर ने खरीद लिया था, जो उस समय कमांडर इन चीफ हुआ करते थे बॉम्बे कमांड के। ये उन्होंने खरीदा था महाराजा किशन प्रसाद बहादुर यमीन उस सल्तनत जो हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर थे उनसे। तो ये तो कुछ फंडामेंटल हो गए स्वॉर्ड के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 12,000 ईयर ओल्ड आर्टिफैक्ट के बारे में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है 12,000 साल पुराना एक आर्टिफैक्ट जो हमें मिला है तमिलनाडु के एक गांव से। नाम है वदाकुपट्टू। एएसआई ने जो डिस्कवरी की है यहां पर हमें 4 सिविलाइजेशंस के ट्रेस मिले हैं जो अलग अलग कालखंड से, टाइम फ्रेम से बिलोंग करते हैं, और इस लिहाज से वदाकुपट्टू गांव काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 4 सिविलाइजेशंस और उनके ट्रेस हमें यहां से मिले हैं उनमें पहला है मेसोलिथिक पीरियड। आपको पता है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड शामिल है। तो मेसोलिथिक एक बीच का पीरियड है। एएसआई ने डिस्कवर किया है वहां से हैंड एक्स, स्क्रैपर्स, क्लीवर्स और चॉपर्स, ये पत्थरों से बने हुए कुछ इक्विपमेंट या टूल्स रहे जिनका इस्तेमाल अर्ली ह्यूमंस ने किया। ये सभी मेसोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये सभी टूल्स हमें 75 सेंटीमीटर सरफेस के नीचे मिले। ये रही पहली सिविलाइजेशन जिसके ट्रेसेस हमें इस गांव से मिले। दूसरी सिविलाइजेशन है संगम एरा की, इसके भी ट्रेसेस हमें वहीं से मिले हैं। ये सिविलाइजेशन 2000 साल पुरानी, जो संगम एरा के टूल्स थे वो हमें वहां मिले हैं, जैसे कि पॉटरी या रोमन अम्फोरा शर्ट्स, ब्रोकन पीस ऑफ सेरेमिक मटेरियल होता है शर्ट। हमें ग्लास के बीड्स भी मिले हैं, मतलब कुछ आइटम्स मिले हैं, नॉट नेसेसरली टूल्स, जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि रोम के साथ अच्छा व्यवहार हुआ करता था उस समय संगम एरा के जो भी रीजन में स्टेट्स हुआ करते थे उनका। तो ये तो दूसरी सिविलाइजेशन हो गई। तीसरी सिविलाइजेशन है अर्ली पल्लवास और चौथे हैं लेटर पल्लवास। अर्ली पल्लवास जो 275 सेंचुरी एडी के आसपास थे और लेटर पल्लवास जो 897 सेंचुरी एडी के आसपास थे। इस समय के स्कल्पचर्स हमें वहां से मिले हैं एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ की जो डिस्कवरी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कल्चरली भी और आर्कियोलॉजिकली भी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कार्बन डेटिंग के बारे में है। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी हाल ही में एक पिटीशन गई थी जिसमें यह डिमांड की गई थी हिंदू साइड के द्वारा कि ज्ञानवापी मॉस्क में जो शिवलिंग है वो कितना पुराना है ये पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग को अलाउ किया जाए। और अभी हाल फिलहाल में वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। कार्बन डेटिंग क्या होती है? कार्बन डेटिंग एक वाइडली यूज्ड मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से हम किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल या लिविंग मटेरियल कितना पुराना है इसकी जानकारी लगा सकते हैं जब वो डेड हो गया।
उसके बाद कितना समय बीत चुका है, इस बात की जानकारी हम कार्बन डेटिंग के माध्यम से लगा सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल स्ट्राइक किया होगा, वैसे तो देखिए जो गॉडली चीजें हैं उन्हें लिविंग माना जाता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो जो शिवलिंग है वो एक स्टोन स्ट्रक्चर है, और अगर कार्बन डेटिंग केवल लिविंग आइटम्स पे यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल पे वर्क करती है तो हम कैसे पता करेंगे कि एक स्टोन स्ट्रक्चर कितना पुराना है? कैसे पता करेंगे? इस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर से दूंगा। देखिए, कोई भी लिविंग थिंग हो उसमें कार्बन होता है। कार्बन के दो आइसोटोप वाइडली मिलते हैं, C12 और C14। बात करते हैं C14 की। C14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, मतलब ये डीके करता है, खत्म होता रहता है, और ये किस रेट से खत्म होता है ना, ये हमको पता होता है। कैसे पता करते हैं? देखिए, जो सबसे ज्यादा आइसोटोप पाया जाता है कार्बन का एटमॉस्फेयर में, दैट इज कार्बन 12 यानी कि C12। एक छोटा अमाउंट कार्बन 14 का भी पाया जाता है। तो जो C12 होता है वो तो देखिए रेडियो एक्टिव नहीं होता, मतलब वो स्टेबल होता है, वो किसी लिविंग बीइंग में जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन C14 रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव डीके के माध्यम से वो खत्म होता रहता है। कैसे पता करते हैं? देखिए, प्लांट्स में जो कार्बन है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जाता है, और एनिमल्स में वो फूड के माध्यम से जाता है। तो जब हम एक्वायर करते हैं कार्बन को एटमॉस्फेयर से, तो हम C14 और C12 दोनों एक्वायर करते हैं, और हम उसे उसी प्रोपोर्शन में एक्वायर करते हैं जिस प्रोपोर्शन में वो एटमॉस्फेयर में है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हर 100 यूनिट C12 पर 10 यूनिट C14 है, तो इसी प्रोपोर्शन में ये हमारी बॉडी में भी जाएगा। अगर 100 यूनिट C12 हमारी बॉडी में है जो कि स्टेबल है, नॉन रेडियो एक्टिव है, तो 10 यूनिट C14 भी चला जाएगा जो कि रेडियो एक्टिव है। अब ये हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट C14 का हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब समझिए कि एक बार जो कोई लिविंग बीइंग है वो मर गई, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, तो वो अब कार्बन एटमॉस्फेयर से लेंगे तो नहीं, और 100 यूनिट जो कार्बन 12 है वो तो ज्यों का त्यों बना रहेगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का डीके नहीं होगा। लेकिन ये जो 10 यूनिट कार्बन या C14 है ये रेडियो एक्टिव है, तो इसका डीके होगा। ये डीके कितना होता है हमको पता है, 5730 ईयर्स में जो भी अमाउंट है वो घटकर आधा हो जाएगा। मतलब अगर 5730 साल बीत गए तो जो ये 10 यूनिट C14 अवेलेबल है जो रेडियो एक्टिव है, ये घट के 5 यूनिट हो जाएगा। अगर हमें यहां पे 100 यूनिट मिल रहा है लेकिन यहां पे केवल 5 ही यूनिट मिल रहा है, हमको पता है होना चाहिए 10 यूनिट, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो भी फॉसिल है ये कम से कम 5730 साल पुराना है, क्योंकि ये हाफ लाइफ है कार्बन 14 की। आपको आइडिया लग गया ना कि कैसे पता करते हैं? प्लांट एनिमल मर जाएगा तो फिर कार्बन 12 या 14 उसमें कोई जो एडिशन है वो तो नहीं होगा। कार्बन 12 स्टैटिक रहेगा, वो कम या ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 14 घटेगा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। वो कितना घटता है कितने टाइम में ये हमको पता है, और उसे कितना होना चाहिए वो हम कार्बन 12 की मदद से पता लगा लेते हैं कि ये इतना है तो कार्बन 12 इतना होना चाहिए, लेकिन हमें मिला सिर्फ इतना, मतलब इतना समय बीत चुका है। तो ये तरीका है पता करने का चेंज के माध्यम से। अब इसका इस्तेमाल हम कई तरीके से करते हैं, हालांकि देखिए नॉन लिविंग थिंग्स में एप्लीकेबल नहीं है। 40,000 से 50,000 साल से ज्यादा समय बीत चुका है तब भी कार्बन डेटिंग काम नहीं आती। फिर कार्बन फंडामेंटली C14 की बात करें तो वो या तो बचता ही नहीं है, डीके होके खत्म हो जाता है, या इतना नेग्लिजिबल बचता है कि हम मेजर नहीं कर पाते। तो इसकी दो लिमिटेशन है, नॉन लिविंग थिंग का पता नहीं लगेगा, और जो 40,000 या 50,000 साल से ज्यादा पुरानी चीजें हैं उनके फॉसिल्स का डेट हम नहीं पता कर सकते कार्बन डेटिंग से। फिर दूसरे मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। अब कोई रॉक जो है उसको कैसे पता करेंगे? यहां पे शिवलिंग की बात करते हैं। अगर किसी रॉक स्ट्रक्चर को कहीं पे स्टैब्लिश किया गया है तो ऐसा हो सकता है कि उसके पहले वहां पे कोई लिविंग मटेरियल रहा हो, कोई घास फूस, कोई ऑर्गेनिज्म जो उस पत्थर के स्ट्रक्चर के नीचे दब गया हो। तो आप उस स्ट्रक्चर को हटाकर उस ऑर्गेनिज्म को, प्लांट या एनिमल को निकालिए और देखिए कि उसकी लाइफ कितनी बची हुई है। वो आप कार्बन डेटिंग से पता कर सकते हो। तो अगर आपको उसके नीचे जो ट्रैप्ड इंसेक्ट्स या प्लांट्स हैं जो मर चुके हैं उनकी लाइफ पता चल गई, तो आप कम से कम ये तो पता कर ही सकते हो कि इस स्टोन स्ट्रक्चर को, इन दिस केस शिवलिंग, वहां रखा कब गया। तो कार्बन डेटिंग यहां पर इसी तरीके से काम आ सकेगी। उम्मीद है आप समझ गए। हम आर्टिकल महाकालेश्वर टेम्पल के बारे में है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में महाकालेश्वर कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया, जिसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। क्या है लोकेशन महाकालेश्वर टेम्पल की? श्री महाकालेश्वर टेम्पल आपको लोकेटेड मिलेगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। महाकालेश्वर का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ टाइम, मतलब कि समय के देवता। ये भगवान शिव को डिनोट करता हुआ एक नाम है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग महाकालेश्वर टेम्पल भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया था, जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। जो टेम्पल है इसका वर्तमान स्वरूप
मराठा जनरल राणोजी शिंदे जी के द्वारा 1734 में तैयार किया गया। भारत में 18 महाशक्ति पीठ हैं, उनमें से एक है महाकालेश्वर। टेम्पल 3 मंजिले का है, जहां पर 3 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पहला शिवलिंगम है महाकालेश्वर, दूसरा ओमकारेश्वर और तीसरा नागचंद्रेश्वर, जिन्हें 3 लेवल्स पे इंस्टॉल किया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है, जिसे काफी पवित्र माना जाता है और भगवान शिव के घर के तौर पर देखा जाता है। जो कलेक्टरेट ऑफिस ऑफ उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है, वो इस टेम्पल के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हैंडल करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, एएसआई ने अभी हाल फिलहाल में बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व में जो 46 नए स्कल्पचर्स खोजे हैं उनके बारे में है। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किए थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व में। इस साल की शुरुआत में ये डिस्कवरी की गई थी और उसके बाद वहां पे नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं। इसी क्रम में 46 और स्कल्पचर्स खोजे गए हैं। इसके पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो आपको जानना चाहिए। 26 केव्स हमें मिली हैं, जिनमें से ज्यादातर बुद्धिस्ट नेचर की हैं। वो केव्स कुछ ऐसी हैं जो बुद्धिज्म के फेथ को अपने आप में समेटती हैं। इन केव्स को वहां पर खोजा गया। इसके अलावा महायान सेक्ट जो बुद्धिज्म का है, उससे जुड़े हुए चैत्य शेप के डोर्स मिलते हैं। स्टोन बेड्स इनके भीतर हमें मिले हैं उन सेल्स में। 26 एंशिएंट टेम्पल्स के रेलिक्स मिले हैं, जो कि संभवतः कालाचूरी पीरियड से बिलोंग करते हैं। इस पीरियड की बात करते हैं तो ये पीरियड 9th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच का है। तो उस समय से संबंधित एंशिएंट टेम्पल्स के रिमेन भी हमें बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व में मिले हैं। एक बहुत ही बड़ा वराह स्कल्पचर भी मिला है, जिसका समय 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का बताया जा रहा है। ये वराह स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, आप इसे इस इमेज में देख सकते हैं। अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट तो नहीं है, क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है, तो ये क्षतिग्रस्त स्थिति में है, लेकिन फिर भी ये काफी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है। 24 ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो 2री से 5वीं शताब्दी के बीच के हैं। इन इंस्क्रिप्शंस में कई सारे इंपॉर्टेंट किंग्स के नाम हैं, जैसे कि श्री भीमसेन, महाराजा पोथासिरी और भट्टादेव। इन सभी लोगों के नाम इन इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किए गए हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के उमरैया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेशनल पार्क को 1968 में ये दर्जा दिया गया। 1993 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। जो पार्क है ये एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के, और जो सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस हैं उनके नदन एज पर भी मिलेगा। आप लोकेशन चाहो तो इस मैप में देख लो, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश का मैप है, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क की लोकेशन है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मध्य प्रदेश के आपको ये दिख ही रहा है, तो यही लोकेशन यहाँ पर बताई गई है। फर्दर काफ़ी बिगेस्ट अट्रैक्शन है इस नेशनल पार्क का बंगाल टाइगर, जो यहाँ कुछ संख्या में पाए जाते हैं। बांधवगढ़ में काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है टाइगर्स की इसके जंगलों में। तो ये सारा मामला तो हो गया बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में भी। फर्दर बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, जिसने ये डिस्कवरी करी। एएसआई मिलिट्री ऑफ कल्चर के तहत काम करती है। काफ़ी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है ये, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करने का इनका बेसिक काम है। जो देश की कल्चरल हेरिटेज है ये उसको बचाते हैं। 3650 एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनको एडमिनिस्टर करने की जिम्मेदारी इस एंटिटी के पास है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स शामिल हैं और रिमेन्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के। इनकी एक्टिविटीज़ ये है कि सर्वे कंडक्ट करें, जो पुरातात्विक रिमेन्स हैं उनकी एक्सप्लोरेशन करें, एक्सकेवेशंस करें आर्कियोलॉजिकल साइट्स की, और जो भी साइट्स हमारे पास वर्तमान में हैं जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनको कंजर्व और मेंटेन करें। इसे फाउंड किया गया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और वो इस संस्था के पहले डायरेक्टर जनरल भी बने। अलेक्जेंडर कनिंघम को इसी वजह से फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, कुछ केव्स के बारे में जानकारी है। इन जनरल ये है कि कौन सी केव किस नदी के किनारे लोकेटेड है। अजंता केव वगोरा रिवर के गॉज के पास में, सांची स्तूप चंबल नदी के पास में, पेंडुलेनी केव्स की जो श्राइन्स हैं वो नर्मदा रिवर के गॉज के पास में, और अमरावती स्तूप गोदावरी रिवर के गॉज के पास में। तो पूछा गया है कौन सा सही है, तो इसमें देखिए सही जवाब तो ए है। अजंता केव्स जो हैं वो वघोरा रिवर के गॉज के पास में लाई करती हैं। तो इससे आपको एक हिंट मिल जाता है कि जो केव्स हैं, जो एंशिएंट केव्स हैं, उनके आसपास अगर कोई रिवर बहती है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर के पास में ये केव्स लोकेटेड है। एक खास बात ये है कि जब भी कोई केव्स वगैरह बनाई जाती थी तो उसका पर्पज ये होता था कि महायान, ये बुद्धिज्म या जैनिज्म के जो मॉन्क्स हैं वो उसमें रहेंगे।
तो वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाएगा। तो या तो वो किसी रिवर के पास में होंगे या वो किसी पॉन्ड के पास में होंगे। तो अगर वो किसी रिवर के पास में है तो आप जानते रहिए, बिकॉज 2021 में अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, देखिए प्रीवियस के क्वेश्चन से आपको केवल क्वेश्चन का नेचर पता चलता है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं है, यू गेट टू नो बाय दीज क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिल्फियन के बारे में है। आज के दौर में हम वुमेन की बॉडली राइट को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी सुना होगा हाल फिलहाल का, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी महिला सेफ अबॉर्शन का अधिकार रखती है, इरिस्पेक्टिव वो मैरिड हैं या फिर नहीं है। आज महिलाएं इस बात को डिसाइड कर सकती हैं कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं अथवा नहीं, और इसके लिए पर्याप्त विकल्प भी उपलब्ध हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के, पिल्स और भी कई सारे उपाय। लेकिन अगर आज हम इतिहास में 2000 साल पहले या 2500 साल पहले जाते हैं तो क्या महिलाओं के पास ये विकल्प उपलब्ध थे कि अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन के कोई ऑप्शंस यूज करना चाहती हो ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो, गर्भवती ना हो, तो क्या ऐसा कोई विकल्प उस समय उपलब्ध था? तो जवाब है हाँ, और वो जवाब है सिल्फियन। सिल्फियन एक पौधा था, एक हर्ब था जो मैजिकल टाइप का हर्ब माना जाता था, क्योंकि इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूज थे और में इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट यूज था कि इसके पास कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। लेकिन ऐसा माना गया कि ये पौधा 2000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया, मिस्टीरियसली वैनिश हो गया, पता नहीं चला कि ये क्यों खत्म हो गया। लेकिन हाल फिलहाल की एक स्टडी ने ऐसा क्लेम किया है कि ये मेडिटेरेनियन मेडिसिनल प्लांट, जिसे क्यूर ऑल प्रॉपर्टी का प्लांट माना जाता था, जो कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था, वो अभी खत्म नहीं हुआ है और ये कई सारे हिस्सों में अभी भी पाया जा रहा है। सिल्फियन ये एक येलो कलर के फ्लावर देने वाला प्लांट हुआ करता था, जिसके बारे में मान्यता है कि ये 2000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया। उम्मीद है कि ये कोल्ड और मॉइस्ट कंडीशन में पाया जाता रहा होगा। चूंकि ये उपलब्ध नहीं था 2000 सालों से, तो इस पर पर्याप्त स्टडी हुई नहीं है, क्योंकि सिल्फियन से मिलते जुलते कई सारे पौधे हैं, जैसे कि फेरुला ड्रोडियाना और फेरुला असाफोइटिडा। ये इसी प्रकार की इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अपनी सीड्स को जर्मिनेट कर पाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सिल्फियन भी इसी प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशंस में पैदा होता रहा होगा। इस प्लांट के बहुत सारे पुराने इस्तेमाल थे, जैसे कि जो इसका रेजिन होता है, जो इसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है इस पौधे में से, उसका इस्तेमाल मसाले के तौर पे किया जाता था, परफ्यूम के तौर पे किया जाता था। इसमें एफ्रोडीजियक प्रॉपर्टीज भी थी, मतलब ये सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता था। इसका सबसे खास काम, ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता था, गर्भ निरोधक की तरह काम करता था, और इसके कई सारे और मेडिसिनल यूज थे। एंड दैट इज द रीजन कि जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली रोमन्स को, उन्होंने जिस एरिया पर यह सिल्फियन पैदा होता था उस पर कब्जा कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है एक्सपोर्ट इकोनॉमी में एंशिएंट सीरीन के। सीरीन एक ओल्ड ग्रीक लोकेशन हुआ करती थी, जिसे बाद में रोमन्स ने कब्जा लिया। हालांकि वर्तमान में ये लीबिया के नॉर्थ ईस्टर्न लोकेशन पे मिलेगा। पहले इस पर ग्रीक्स का कब्जा था और उसके बाद रोमन्स ने इस पर कब्जा किया। अगर आप सीरीन की लोकेशन देखें तो वो यहां पर है। जैसे ही रोमन्स को जानकारी मिली कि यहां पर ये पौधे पाए जाते हैं जिसकी बहुत हाई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से सीरीन के ऊपर कब्जा कर लिया ताकि इस पौधे पर उनका कब्जा हो जाए और इसके एक्सपोर्ट को वो कंट्रोल करें। तो आप समझ सकते हैं कि ये पौधा उस समय कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। स्टडी ने क्लेम किया है कि सिल्फियन प्लांट अभी भी कई सारी जगहों पर पाया जा सकता है और ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है। ऐसा उन्हें क्यों लग रहा? क्योंकि इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने भी अपनी रिसर्च में ये पाया कि 3 लोकेशंस टर्की की हैं जहां पर सिल्फियन से मिलते जुलते एंशिएंट प्लांट पाए गए हैं। तो मैंने आपको सिल्फियन नाम के एक प्लांट के बारे में बहुत डिटेल से बताया जो बहुत ही सिग्निफिकेंट था पास्ट में। तो क्या यूपीएससी इस तरीके के प्रश्न पूछती है क्या कि वो किसी प्लांट या उसकी प्रॉपर्टीज को लेकर प्रश्न पूछें? तो जवाब है हाँ, और सबूत तो दिखाना पड़ेगा। तो 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था हिमालयन नेतल के बारे में। ये माना जाता है क्योंकि ये सस्टेनेबल सोर्स है किस चीज का? तो इसका सही जवाब था टेक्सटाइल फाइबर। इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर अवेयरनेस फैलाई जा रही है। मतलब एक प्लांट और उसकी यूटिलिटी के ऊपर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, इस नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको तैयार रहना चाहिए। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।